Welcome students. So today now we are going to start with the other examples of exercise 15.3 coefficient of variation of class plus 1 NCERT. So देखो बच्चे, the following is a record of the goals scored by the team A in a football session. For the team B, the mean number of goals scored by the match was 2 and standard deviation this. Find the which team is more consistent. देखो बच्चे, in the exercise 15.3 we are going with the topic coefficient of variation. तो लास्ट वीडियो लेसन में जैसे मैंने आपको बताया कि जिस सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है वो सीरीज़ ज़्यादा वेरिएबल होती है, जिस सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है कि दो सीरीज़ आपको समझ लग रही होंगी कि दो सीरीज़ कैसी हैं। जैसे यहाँ पे टीम ए की बात की गई है और दूसरी बात की है टीम बी की, यानी कि दो सीरीज़ हो गई यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना। दो सीरीज आएंगी यहाँ पे, एक टीम ए आएगा, एक टीम बी का पूरा डेटा आएगा। ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने पूछा है कि फाइंड विच टीम इज़ मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब हम मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि कौन सी टीम की जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, यानी कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, कम आएगा। जिस टीम का, टीम ए और टीम बी का, हम वो कहेंगे कि वो टीम क्या है, वो मोर कंसिस्टेंट है। सबसे पहले तो मेरा अब काम क्या है, टीम ए और टीम बी गिवन है। ठीक है, मेरे पास इन दोनों के डिफरेंट मीन देखो, टीम बी का तो डेटा गिवन है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, टीम ए और टीम बी का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तभी उनको मैं कंपेयर करके बता पाऊंगी ना कि कंसिस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर मैं टीम बी की बात करूं तो बेटा टीम बी में द मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द मैच, मीन नंबर ऑफ गोल्स, इसका मतलब ये क्या गिवन है, एक्स बार विद स्टैंडर्ड डिविएशन ये वाला। यानी कि अगर मैं टीम बी की बात करूं तो टीम बी का अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना स्टार्ट करूं तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी मुझे गिवन है और मीन भी यहाँ पे गिवन है। सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी, 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फाइंड आउट करूँगी, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम ए। अगर मैं टीम ए की बात करूँ ना, टीम ए की बात करने पे उन्होंने क्या गिवन है, एक डेटा गिवन है ना मुझे, नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस। ना तो उन्होंने इसका मीन दिया मुझे, ना मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। ठीक है, अगर मीन भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, तो मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड नहीं कर सकती फॉर टीम ए। सो मेरा काम क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड करना, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन फॉर द टीम ए फाइंड आउट करना। ठीक है, सो आपको पता है कि अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे डेटा गिवन है आपको, देखो बेटा इसमें डेटा गिवन है, यानी कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है। एक्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यानी कि डेटा गिवन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है। तो देखो आपने अब दो एक्सरसाइजेस की हैं, अब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी फाइंड करना आता है और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन भी फाइंड आउट करनी आती है। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, मीन फाइंड करना। मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। सो देखो सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स ऐसे नहीं आता, ये एफ एक्स ऐसे लिखना हमने। ठीक है, एक्स गिवन है, एफ गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके एफ एक्स लिख लेती हूँ। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, ये 15 और यहाँ पे आ गया 12। इसको बेटा हम सम करेंगे, आएगा 50, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये वाली। यहाँ पे पुट करो 50, एन इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे आ गया 25, ये 1, ये आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। सो मीन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है मेरे पास वैल्यू। ठीक है जी, आगे देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, अब इसी वाले डेटा का निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन, नाउ वी नो कि स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करने के लिए आपने लास्ट वीडियोज़ में, लास्ट एक्सरसाइज में आपने एग्जाम्पल्स किए हैं, दो फॉर्मूलेस किए थे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करने के ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। एक तो ये वाला था समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, एक हमने डेविएशन वाली हेल्प के साथ किया था। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसमें ये वाला अप्लाई करने ला रही हूँ।
ठीक है जी, आप कोई भी कर सकते हैं, आप डेविएशन वाला भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, वो आप भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले तो मुझे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, यानी कि मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालना है ताकि मैं उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का सम ले सकूँ। समेशन एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये तो मेरे पास है, अभी 50 है मेरे पास, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं, यही चाहिए मुझे अभी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। नाउ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगी वैल्यू 0, ये 9, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 45, 3 multiply 16 is 48. So sum of these is summation f of x square which is equal to 130. ठीक है बेटा जी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर ताकि हम इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन को जो है वो फाइंड आउट कर सके। समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 130/25 माइनस ये देखो ये वाला, ये वैल्यू है 25, समेशन नहीं ये वही समेशन एफ ऑफ एक्स 50/25 इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो बेटा। 130/25 ये आता है 5.2, बेटा ये देखो 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, सो ये आएगा मेरे पास 1.2, यानी कि सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर। ए बेटा तब लिख रहे हैं कि टीम ए की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि टीम बी भी है ना, उसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन एंड ऑल द थिंग्स हैं, तो इसलिए ए यहाँ पे डिनोट कर रही है उसको। ये आ गया 1.2, ये होती बेटा सिग्मा स्क्वायर क्या आता है, ये तो मेरे पास है वेरिएंस। अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है तो क्या करूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 विच इज इक्वल टू, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1.095। तो ये आ गई स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर टीम ए, और ये आ गया मेरे पास ये वाला मीन फॉर द टीम ए। अब मैं इसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेती हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम ए का भी निकाल लेते हैं और टीम बी का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालने लगी हूँ टीम ए का। देखो ध्यान से, टीम ए के लिए वैल्यूज लिख लेती हूँ, फिर इस दोनों का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। सो वेल सी स्टूडेंट्स, फॉर टीम ए ये भी हमने निकाला है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है, 1.095। मीन फॉर टीम ए कितना है 2। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए अब मैं कैलकुलेट करूँगी, देखो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैलकुलेट करोगे 54.75, ठीक है, विच इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन वर्क आप इसका आप खुद करोगे। ठीक है, फॉर टीम बी फॉर टॉक अबाउट, देखो टीम बी का जो सारा डेटा था ना वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही गिवन था, वो मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन द अदर क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन द अदर क्वेश्चंस मान लीजिए वहाँ पे डेटा नहीं गिवन है, यहाँ पे ना उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू गिवन है, ना उसकी मीन की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो वो भी आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट दिस ये ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते होते हैं ना पेपर में। ठीक है, तो वो लेंथी ज़रूर हो जाएगा, बट आपको खुद वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट गिवन थी, मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ कर दिया। तो सिग्मा बी इक्वल टू 1.25, एक्स बार की वैल्यू 2, ऐसे इसको कैलकुलेट कीजिए। ये कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा 62.50। ठीक है जी, तो देखो अब फिर से क्वेश्चन की मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया था फाइंड विच टीम इज़ मोर कंसिस्टेंट। सारा डेटा गिवन था मेरे पास। ठीक है, विच टीम इज़ मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो टीम जो क्या होगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो देख लीजिए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके सामने ही है, किसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, टीम ए का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। सो मैं क्या कहूँगी, टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम बी। ठीक है जी, सो दिस विल बी योर आंसर। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको अब क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े हिंट देने जा रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द हिंट ऑफ दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। देखो बेटा, इसमें हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कहा होगा कि इसकी वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करो, इसका कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करो। ठीक है, आपने देखो सबसे पहले क्या करना है,
कि इसमें जो सीरीज गिवन थी ये थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन थी, इसके साथ में आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी गिवन हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो दिस वन इज वन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपकी एनसीईआरटी बुक का। उन्होंने पूछा कि विच ग्रुप ऑफ द वेरिएबल विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी, दो ग्रुप की बात की है, ठीक है, दो सीरीज। आपको हमेशा पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में दो सीरीज की बात ही होगी, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। देखो इसके मार्क्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है, इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है। तो मैंने क्या किया, इसके दो अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। एक ग्रुप में लिख लिया कि ये मार्क्स और ये वाला ग्रुप, ठीक है, और यही क्लास मार्क्स सेम, और ग्रुप बी वाला ये वाले, इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख ली। ग्रुप ए के लिए क्लास मार्क्स सेम, ग्रुप ए ये वाला, ग्रुप बी के लिए फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली लिख ली, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा कि वेरिएबल निकालना है कि ए ज़्यादा वेरिएबल है या बी ज़्यादा वेरिएबल है। तो क्या करोगे, दोनों का ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो कुछ इस तरीके से, ए के लिए भी निकालोगे और बी के लिए भी निकालोगे। यहाँ पे ना तो ए की कुछ किसी भी चीज़ की वैल्यू गिवन है, ना तो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन गिवन है, बी का भी नहीं गिवन है। तो आप क्या करोगे, आपको दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। आपने इस सीरीज का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेसन्स और इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस वर्क, ठीक है। सो बाय यूजिंग दैट मेथड आप उसका मीन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। इसका अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी पड़ेगी, मीन भी निकालना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ बी। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वन। और देखो आपको ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए या मीन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, है ना। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके, आंसर ठीक आना चाहिए, कोई भी मेथड अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। मीन फाइंड करने के लिए भी आप चाहे स्टेप डेविएशन लगाइए, चाहे कोई भी मेथड लगाइए, डायरेक्ट मेथड लगाइए, कोई भी लगा सकते हैं आप मेथड, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो तब भी आपने ऐसे ही करना है, चाहे इसके साथ में रॉ डेटा भी गिवन हो। मान लीजिए आपके पास रॉ डेटा गिवन है, तो आपको सिंपली क्या आ गया कि दो रॉ डेटा गिवन है, दो सीरीज हैं, तो आपको कहा गया कि हाँ जी बताइए कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा है। तो आपने रॉ डेटा का भी आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली निकालने के लिए आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ या मीन ऑफ रॉ डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप वो पिछली एक्सरसाइजेस की हेल्प के साथ वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही सिर्फ हमने कंपेयर करना, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चन। ओनली 5 क्वेश्चन ये हैं 15.3 एक्सरसाइजेस के। तो आप इस बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्जांपल आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है जी। So students, now next I'm going to explain about the question number 5 of NCERT book of exercise 5:15.3. ठीक है ना, this sum is some different, so that's why I'm going to explain. The sum and the sum of the squares corresponding to the length x and the weight y of 50 plants produced is given below. अच्छा देखो ये डेटा ना कुछ इस तरीके से हमें given है। वो कहते हैं कि x क्या है, लेंथ गिवन है, एंड y क्या है, वेट गिवन है। तो x में क्या गिवन है कि समेशन ऑफ एक्स आई, यानी कि x कोई ऑब्जर्वेशंस होगी उनका सम गिवन है एक्स आई का। आई क्या है, 1 से लेके 50 तक, यानी कि आपको 50 प्लांट्स का डेटा गिवन है ना। सो आई कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके 50 प्लांट्स तक, यानी कि 50 प्लांट है, उनमें जो 50 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो सम गिवन है वो क्या है 212 गिवन, ठीक है। तो ये एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि वो जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका हर एक का स्क्वायर करके उसका जो सम गिवन है वो मुझे गिवन है 902.8, ठीक है। इसी तरीके से समेशन ऑफ वाई आई, वाई क्या है, वेट गिवन है, तो वेट की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी 50 ऑब्जर्वेशन उनका सम करके गिवन है 261, और इनका सम ऑफ स्क्वायर गिवन है 1457/6, ठीक है। पूछा गया कि विच इज़ मोर वेरिएबल, लेंथ और वेट। लेंथ और वेट में कौन सी ज़्यादा वेरिएबल है। सिंपली बात करेंगे, लेंथ और वेट की अगर बात करनी है, वेरिएबल बताना है, क्या बताएंगे हम कि किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि लेंथ का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल फाइंड कर लो और वेट का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल फाइंड कर लो, उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेंथ का और वेट का मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि सिग्मा चाहिए होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड सेकंड थिंग इज द मीन चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया।
यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ इसका मीन, यानी कि ये वाला x बार, और इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन से पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, इसका अंडर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। सो देखो x बार मुझे क्या क्या होता है, x बार मीन, x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ठीक है, समेशन x अपॉन n। तो देखो समेशन x आई अपॉन n, इसका मुझे ये जो चीज़ है ना, ये वाला सम, ये मुझे गिवन है यहाँ पे 200 to 212। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 50 प्लांट्स 50 ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है तो 50 है, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखने लगी हूँ, ये कैलकुलेट करके आएगा मेरे पास 4.24, ठीक है। इसी तरीके से इसका सिग्मा स्क्वायर की देखो वैल्यू, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन का ना या वेरिएंस का मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, डेविएशन वाला नहीं किया। देखो क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे ना ये वाली जो गिवन थिंग्स है ना उसको यूज़ करना है। तो गिवन थिंग्स में डेविएशन की तो बात कहीं पे की ही नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ इसी में ही आती है, इस फॉर्मूले में ही आती है, तो इसलिए मुझे यही वाला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यही वाला स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का यही वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है आपने, ओके। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ गिवन टू मी 902.8 अपॉन एन क्या है 50 माइनस समेशन एक्स, बेटा देखो समेशन एक्स अपॉन एन की वैल्यू देखो पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू 4.24 है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ 4.24 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं बच्चा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये आएगा 18.056 माइनस 17.9776, इसको माइनस करके आएगा मेरे पास 0.0784 सिग्मा स्क्वायर की ये वैल्यू है ये मेरे पास, ठीक है। अब आप इसका सिग्मा एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.0784 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, ये आएगा 0.28, ठीक है। सो इन द सेम वे मैं इसका भी फाइंड आउट कर रही हूँ बेटा। देखो इसका सबसे पहले मीन की वैल्यू क्या होती है, समेशन y अपॉन n, समेशन y की वैल्यू मुझे गिवन है, ये क्या है 261 अपॉन n इज 50, तो दिस वन ये मेरे पास आएगा, देख लो यहाँ पे अभी 5.22, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज भी मैं यहाँ पे देखो पुट करने लगी हूँ। समेशन y स्क्वायर है 1457 अपॉन n है 50, यहाँ पे इसी का ही स्क्वायर बेटा जी 5.22 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करोगे डिवाइड 29.152 माइनस 5.2 का 22 का होल स्क्वायर। सो देखो बेटा ये माइनस करके मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, बट देखो आप कैलकुलेशन वर्क खुद करोगे। अब मैं ये वीडियोस में कैलकुलेशन वर्क एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। वन 109,036 इसका बेटा आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आपके पास आएगा 1.3797, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास सिग्मा भी आ गया, एक्स बार भी आ गया। सबसे पहले मैं कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेती हूँ फॉर एक्स, यानी कि फॉर लेंथ के लिए क्या होती है वैल्यू, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज ओवर हेयर, यानी कि 0.28, एक्स बार कितना है बेटा मेरे पास 4.24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 6.60। सिंपली इसी का भी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन फॉर y, यानी कि y यहाँ पे क्या है बेटा वेट, इसका निकालेंगे, ठीक है। सो ये भी 6y अपॉन एक्स ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा y 1.3797 अपॉन एक्स, इसका जो y बार है, अरे ये x बार नहीं आएगा, ये y बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू है 5.22 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये वैल्यू मेरे पास आई है, कैलकुलेट करके ये आएगी 26.43। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा कि विच इज़ मोर वेरिएबल, लेंथ के वेट। देखो बेटा कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x का है 6.60, इसका है 26.4043। सिंपली ये बेटा y क्या है वेट है, ये क्या है हाइट लेंथ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है तो क्या लिख दोगे, सिंपली वेट हैव
मोर वेरिएबिलिटी दैन हाइट्स, सिंपली यही तो पूछा उन्होंने, वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें सिंपली क्या करना है कि जो जो डेटा गिवन है ना, हम उसको यूज़ करके हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वही निकाला है। ठीक है, सिंपली निकाला तो वही है, बट हमने जो डेटा गिवन है जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन होता है, बट हमें करना भी इसी तरीके से पड़ेगा। ठीक है ना, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.3।